ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे जरूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया की सियासत को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही बिल्कुल ऐसे हालात हमने व्हाइट हाउस में देखे कल, जब नए न्यूयॉर्क के नए मेयर इलेक्ट जिन्हें कहा जा रहा है, जिन्हें अभी जनवरी में अपना ओहदा संभालना है, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों के रंग बदले बदले नजर आए। ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वो सब कुछ जोहरान ममदानी की बात मानने के लिए तैयार हैं। क्या है इसके मानी, क्या है अमेरिकी सियासत में इसका मतलब? न्यूयॉर्क सबसे बड़ा, सबसे अहम शहर, जो इक्तिसादी राजधानी कहा जाता है अमेरिका की, और बल्कि दुनिया का यूनाइटेड नेशन वहां पर है। तो इतने बड़े शहर के मेयर मुसलमान, नौजवान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, उनको किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कबूल कर रहे हैं, क्या कुछ है। और उसके अलावा भी कई और ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हालात को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन में नया प्लान जो ट्रंप का आया है, उसमें पुतिन की सारी मांगें मान ली गई हैं एक तरह से, और ज़ेलेंस्की पर अब दबाव है कि ये सब मान लो, नहीं तो हम मदद करना बंद कर देंगे। उधर एमबीएस की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से, कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको समझना बहुत जरा मुश्किल भी है, और उसको सही सादा अल्फाज में समझने के लिए हम मदद ले रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब की, जो अमेरिका की सियासत को बहुत नजदीक से, बहुत बारीकी से जानते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर लिखते रहे हैं, विदेशों में पत्रकार के तौर पर तैनात रहे हैं और कई जंगें कवर की हैं। एक लंबा तजर्बा है आपके साथ। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। क्या कुछ है जोहरान ममदानी और ट्रंप की मुलाकात को देख करके आपको कैसा लगा? बहुत ही दिलचस्प वीडियो सामने आ रही हैं। क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अमेरिकी अखबारों में और चैनलों में कहा जा रहा है कि जोहरान ममदानी ने ट्रंप पर जादू कर दिया है, क्योंकि वो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं और हिंदुस्तान में आप जानते हैं बहुत ब्लैक मैजिक का बहुत पुराना तजुर्बा है। मगर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जादू नहीं काम आता है। वो यहाँ पर काम आता है कि हम जहाँ फंस गए हैं वहां से बिना चोट खाए कैसे निकले, या फिर कहीं और जब कदम रख रहे हैं फूक फूक के, तो वहां पे कैसे सेफली जाए। और दोनों के लिए ये बात है। ममदानी ने बहुत जोरदार टक्कर देके बहुत अच्छा एक जीत हासिल की है न्यूयॉर्क में। उन्हीं ने नहीं, उनके साथ जो गरीब थे, जो एशियंस थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो मुस्लिम्स थे, जो हिंदू भी थे कह सकते हैं आप, यहूदी थे, सब जो गरीब तबका था, जिनको रहने की दिक्कत थी, जिनको नौकरी की दिक्कत थी, 2-2 घंटे चल कर रेल गाड़ी में करके आना पड़ता था। जैसे दिल्ली में लोग दूर दूर से सफर करके, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई मथुरा से आ रहा है दिल्ली में नौकरी यहाँ पर है, बाकी गाँवों में नौकरियां कहाँ हैं? नौकरी करने आ रहा है, यहाँ पे रह नहीं सकता, बच्चों को पाल नहीं सकता है। वो जो एक हवा है, उसको लेकर अपने झोली में ममदानी जीत गए। जीते हैं कोई रिपब्लिकन से नहीं जीते हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदमी को उन्होंने हराया है। उन्होंने अपनी पार्टी के, अपने ही एक पुराने नेता जो डेमोक्रेटिक कोमो थे, उनको हराया है। क्योंकि कोमो डेमोक्रेटिक में भी, जैसे हिंदुस्तान में कांग्रेस में राइट विंग भी है, लेफ्ट विंग भी है, शायद भाजपा में भी कोई लेफ्ट विंग हो, हमको पता नहीं है, दिखा नहीं है, मगर शायद हो। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो राइट विंग है, खूब उसके नेता थे, और जोहरान ने उनको हराया है। तो एक तरीके से अपने मन में शांति के लिए ट्रंप ये तो कह सकते हैं कि इन्होंने हमको नहीं हराया है, अपने लोगों को हराया उनमें से। और जो भी
नेता आएगा, पहले हुकूमत है, अब ये है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हमको इनके साथ काम करना है। न्यूयॉर्क मेरी कर्मभूमि रही है, मेरी सारी बिल्डिंग्स, मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मेरे बच्चों की दुकानें सब वही हैं। अगर न्यूयॉर्क में फायदा होता है, न्यूयॉर्क का कुछ फायदा होता है, तो उसमें मेरा भी फायदा होगा, दाम बढ़ेंगे। आखिरकार ये सरमाएदार आदमी है, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ के बात करते हैं, और अगर प्रॉफिट हो तो गधे को भी बाप बना लेते हैं एक बार की। और जोरान तो गधे नहीं है, वो तो इंसान है, और बहुत ज़हनी इंसान है, खूबसूरत इंसान है, अच्छा बोलते हैं। तो ये तो रही डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरियां। ममदानी न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है, वहां के मेयर कह सकते हैं पॉलिटिकली दूसरे नंबर का उनका व्यूअरशिप हो। हालांकि टेक्सास का गवर्नर बहुत अमीर आदमी होते हैं, और कैलिफोर्निया के गवर्नर की बहुत पहुंच होती है। वॉशिंगटन का मेयर भी छोटी मोटी बात नहीं है, हमेशा एक ब्लैक होता है। तो न्यूयॉर्क का मेयर होना बहुत बड़ी बात है, मगर मेयर होने से ही काम नहीं चल जाएगा। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टेट का एक कैपिटल है। न्यूयॉर्क स्टेट, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गांव है, पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, समुद्र है। तो ममदानी जानते हैं कि सिर्फ मेयर बन के अमेरिका की राजनीति में आगे बढ़ने का कोई बात नहीं है। अगर राजनीति में उनकी ये खूबियत आ जाए कि किसी के साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। बराक ओबामा थे, जॉन एफ कैनेडी थे, बिल क्लिंटन थे, रिपब्लिकन के साथ अच्छी तरह काम करते थे, रिपब्लिकन गवर्नर्स के साथ अच्छी तरह काम करते थे। जब तक चेंज नहीं कर सकते थे, रिपब्लिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करते थे। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, चाहे हिंदुस्तान की हो, ये हिंदुस्तान में एक अजूबा है कि रूलिंग ग्रुप बाकियों को एकदम अछूत बना देता है। बाकी जगह, चाइना हो या कुछ भी हो, जापान हो, पॉलिटिकल दूरियां, पॉलिटिकल बैर एक दूसरे का खून करने पर उतारू नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि इकोनॉमी के लिए सबों का साथ चाहिए। इकोनॉमी बढ़नी है तो यहूदियों को भी बढ़ना होगा, वॉल स्ट्रीट उनके कब्जे में है। मुसलमानों को, अफ्रीकनों को भी बढ़ना पड़ेगा। सारे टैक्सी की सर्विस, छोटे रेस्टोरेंट्स उनके पास हैं। हिंदुस्तानियों को भी साथ रखना पड़ेगा। ये मकान मालिक के, छोटे बड़े बिल्डिंग्स के काम भी करते हैं, होटल्स भी इनके हैं, तो सबको को साथ लेकर व्हाइट आदमी। और व्हाइट जब आप न्यूयॉर्क में करते हैं, तो न्यूयॉर्क में हम व्हाइट की वो डेफिनेशन नहीं रख सकते जो कैलिफोर्निया में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का व्हाइट आयरिश भी है, इटालियन भी है, पोलिश भी है, यहूदी भी है। खाल का व्हाइट है, मगर खाल के अंदर अलग अलग गांव के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग तरबियत के हैं, अलग अलग इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी है उनकी। तो जब फोकस आता है तो सफेद के भी बहुत हिस्से हो जाते हैं ना, कालों को भी ऐसे हिस्से होते हैं। काले हैं जो स्लेव के डिसेंडेंट हैं, जो बहुत तड़ी मारते हैं, और वो काले हैं जो फर्स्ट जनरेशन अफ्रीकन है, फर्स्ट जनरेशन कैरिबियन है। और चाहे पढ़े लिखे भी हों, मगर उनका अमेरिका के अंदर रूट्स उतने पुराने नहीं है। उन्होंने अमेरिका के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है, वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं रहे हैं, एब्राहम लिंकन के साथ नहीं रहे हैं। तो उनकी पॉलिटिकल हैसियत थोड़ी कम हो जाती है। जो स्लेव्स के बच्चे हैं, जिसमें ओबामा की पत्नी भी आती है, उनकी इज्जत है कि वो स्लेव थे, फ्री आ गए और आगे बढ़ गए हैं। जैसे कोई दलित प्रेसिडेंट बन जाता है, दलित प्राइम मिनिस्टर बन जाता है हिंदुस्तान में, तो उसकी एक हैसियत हो जाती है। तो न्यूयॉर्क में दोनों के लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन है कि दोनों के एक साथ लेके चले। उसमें रिपब्लिकन पार्टी में और डोनाल्ड ट्रंप में अचानक मुसलमानों के लिए कोई प्रेम नहीं आ जाएगा, मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए कोई बहुत बड़ा प्रेम नहीं आ जाएगा, कोई उनका अंदर से एकदम डैम नहीं फूट पड़ेगा कि सारे मुसलमान मेरे भाई हैं, कोई डैम नहीं फूट पड़ेगा कि अफ्रीका के लोग या हिंदुस्तान के लोग मेरे भाई बहन बन जा रहे हैं। उनकी मजबूरी है और उन्हें गालब कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के लिए, जिसमें जोरान का अभी शुरुआत है, पहला कदम रखा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं अमेरिका के, क्योंकि वहां पैदा नहीं हुए हैं। ये अफ्रीका में पैदा हुए हैं, तो वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, मगर वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन सकते हैं। कितना बड़ा ओहदा है।
वहां पर अगर वकालत भी कर ले तो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वहां पे कुछ भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट के अलावा और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा। तो इनका पॉलिटिकल करियर ये नहीं है कि 5 साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे गवर्नरशिप के, ये मेयरशिप के बाद तो पॉलिटिक्स इनकी खत्म हो जाएगी, ये हम मान के नहीं चल सकते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नरशिप इनका अगला रहेगा, उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी दोबारा, ओबामा तो नहीं आ सकते, अगला जो भी डेमोक्रेट आएगा उसकी कैबिनेट में क्या होता मिलता है। ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन अगर इनको बनना है, अगर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे ये? वकालत करेंगे या लिखेंगे या माँ की तरह फिल्में बनाएंगे या बाप की तरह पढ़ाएंगे? कुछ पेशा बिजनेसमैन तो है नहीं ये। तो इनको पॉलिटिकली करना पड़ेगा। अमेरिका के लिए क्या होता है, एक बैलेंसिंग फोर्स और आ जाता है। बहुत कम डेमोक्रेट इनके ओहदे के हैं, जो डेमोक्रेट इनके ओहदे के हैं वो रिटायर हो चुके हैं, ओबामा, क्लिंटन, और आपको हैरिस, कमला हैरिस आप कह सकते हैं, और कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक कि जिसका कुछ रुतबा हो। तो इनका डेमोक्रेटिक पार्टी में इनका रुतबा है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गए, इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी टर्म है ना, दोबारा नहीं आएंगे ये। तो इलेक्शन जब होंगे डेमोक्रेटिक, और अभी अगले साल फिर इलेक्शन आएगा, इसका 1 साल बाद सीनेट का भी आएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का आएगा, स्टेट्स के आएंगे इलेक्शन। उसके अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेनर आमदनी बहुत बड़े कैंपेनर रहेंगे, बहुत बड़ा इनका नेशनल जो अभी भी एक्सपोजर है वो और बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है दोनों के लिए ये बात माननी है कि हमको कोई नुकसान नहीं होगा एक दूसरे के साथ काम करने में, फायदा ही फायदा है। और इस वास्ते जो कल आपने देखा, पहली बारी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोलने दिया पूरा, इनकी बात काटी नहीं, ये भी नहीं कहा कि हम अचानक दोस्त बन गए। इन्होंने कहा कि मैं इनकी गाजा पॉलिसी के खिलाफ हूं, मेरी इजराइल के खिलाफ अभी भी वही पॉलिसी है। व्हाइट हाउस में मैं उसी पर आना चाहता था, वो ये कि बिल्कुल एक्सट्रीम एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि अगर ये ममदानी कहते हैं कि न्यूयॉर्क आएंगे तो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे इंटरनेशनल कानून के तहत। वो व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी करते हैं, कुछ ही महीनों में 3 बार वो जा चुके। तो ये जो इतना बड़ा कंट्रास्ट है, क्या ट्रंप, चूंकि खुद न्यूयॉर्क में उनका बहुत बड़ा कारोबार है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ट्रंप के बारे में ये खबरें भी कई बार आ चुकी कि वो इनकम टैक्स ठीक से नहीं भरते रहे, उन्होंने बहुत कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं, वो सारी चीजें भी हैं। तो न्यूयॉर्क में अपने सर्वाइवल को बाकी रखने के लिए इतना बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, या सिर्फ एक प्रेसिडेंट होने की वजह से न्यूयॉर्क के कोई भी इलेक्ट होकर के आता उसके साथ इन्हें काम करना होता? नजरियाती तौर पर बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मैच खाते। वो फासिस्ट सुनने के लिए भी तैयार हो गए, वो ये कह रहे हैं कि आप जो चाहो, मुझे बुरा नहीं लग रहा, आप जो भी चाहो बोलो। यानी इतनी छूट दे देना, ये सिर्फ ये कंपल्सन है या क्या ये एक हेल्दी सियासत के तहत ही है या कोई मजबूरी है? नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे को फासिस्ट कहना कोई बहुत बड़ी गाली नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक गालियां मैं सहन कर चुका हूं, जो सच भी है। उनको चोर उचक्का तो कहा गया है, उनको रेपिस्ट कहा गया है, उससे बड़ा और क्या तौहीन हो सकती है एक आदमी के लिए। उनको पीडोफाइल कहा गया है एप्स्टीन टेप्स के अंदर। जो गालियां जिनको कहते हैं हम पंजाबी में दे सकते हैं, उनको दी गई है। तो उनके लिए फासिस्ट कहना तो एक टेक्निकल गाली है, पॉलिटिकल गाली है। उस बात में उनकी बात ठीक है, मगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मेरे को कतई पसंद नहीं है, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनको जब तक वो राष्ट्रपति हैं उनको इम्यूनिटी है, कहीं भी जा सकते हैं। उनके ऊपर इनकम टैक्स के लिए इलेक्शन से पहले अगर आप साबित कर देते तो शायद वो हार जाते, मगर अब जब तक के वो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर उनके पुराने या नए टैक्सेस के ऊपर, या उन्होंने जो प्रेसिडेंसी के काम में अंदर काम किया है उसके ऊपर उनको सजा नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या होगा बाद में देखा जाएगा। उनके बेटों को हो सकती है, जैसे कि इनके जो प्रीडिसेसर थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनके बेटों को सजा होते होते बची।
और अभी भी प्रेसिडेंट अपने आप को भी और अपने बेटे को भी बख्श सकते हैं, इनके ऊपर ये पावर है। तो उसका खौफ की बात नहीं है, इनको अपनी रिपब्लिकन पार्टी भी बचानी है। इस पिछले इलेक्शन में बड़ी बुरी हार हुई है, 3 गवर्नरशिप साथ से चली गई हैं, और वो भी अच्छे अच्छे स्टेट्स की। औरतें जीत के ले गई इनके मर्दों के सामने। कितनी तौहीन की बात है, कितनी शर्म की बात है इनके लिए। तो इनको भी अब रिपेयर करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। और मेरा ख्याल है इनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं वो भी इसी आपको नजर में देखनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का और अमेरिका का शाख को इंटरनेशनल तौहीन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं इसमें, जैसे जो इनकी यूक्रेन के ऊपर बात हुई है, मैं इसको एक बहुत बड़ी अहम चीज मानता हूं। आज के अखबारों में, कल के न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आई है खबरें, ये खबर नहीं कि इन्होंने धमकी दी है यूक्रेन को कि हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे। वो तो धमकी की जरूरत होगी, देंगे नहीं देंगे, मगर ये इनका रियलाइज करना नेटो के खिलाफ, आप यूक्रेन से आप बात हटा दीजिए, मगर बात आ गई है रशिया और नेटो के बीच में जो बैलेंस है। नेटो यूक्रेन के साथ संधि करके रशिया की बॉर्डर को टच करना मांगता था, वो नहीं हो पाएगा। इन्होंने रशिया की अहमियत, उसकी असलियत, उनका यूनिकनेस बरकरार रखा है। और उसमें फिर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, रशिया और चाइना की जो संधि है उसके अंतर्गत तो अब फिर बाइपोलैरिटी की तरफ जो जा रहा है, 2 ध्रुव है, अमेरिका और रशिया। ये फिर जो दुनिया अगर ध्रुवों में दोबारा 2 में आती है, सिर्फ अमेरिका के तहत नहीं रहती, तो मेरे ख्याल अंतर्राष्ट्रीय चीजों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के अंतर्गत हमको बात देखनी पड़ेगी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाइपोलैरिटी और उसके अंतर्गत जो चेक एंड बैलेंसेस आ जाते हैं, जिसमें ईरान के ऊपर भी आप अचानक अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईरान की रशिया से दोस्ती है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं, उसके अंदर फिर एक बहुत बड़ी अहमियत दोबारा आ जाएगी। अगर इसमें कोई घाटे में रहा है तो नेटो रहा है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का खिलौना था एक तरीके से। लोग यूक्रेन के मर रहे थे, मगर खेल नेटो का था। उनको रशिया से हथियार नेटो देता था अपनी जब मर्जी आए, और जब मर्जी आए नहीं देता था, अपने हथियार चेक कर रहा था। उसका नेटो का एक भी सोल्जर मरा नहीं है, बीमारी से मरा होगा, गोली से नहीं मरा। जितने भी मरे हैं या रशियन मरे हैं या यूक्रेनियन मरे हैं। अच्छा जॉन दयाल साहब, देखिए ये बात ठीक है, बहुत ही सीधी है जो आपने बताई कि एक तरह से ट्रंप जो है वो रियलाइजेशन कर रहे हैं, ग्राउंड सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल सियासत में जिस तेजी से अमेरिका की साख गिरती हुई नजर आ रही है, क्या ये उसका असर नहीं है? क्या ये सिर्फ एक शरीफ पॉलिटिशियन सब हकीकतों को जान करके एक्सेप्ट करने तक ही है? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, जब ये जंग शुरू हुई थी प्रोवोकेशन अमेरिका की तरफ से था, बाद में जो रूस ने जो जंग शुरू की, ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। पूरे यूरोपियन मुल्कों में यानी जंग शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि लंदन जैसे खुशहाल शहर में भी एक टाइम का लोग खाना स्किप करने लगे, इतनी महंगाई हो गई, यूरोप की हालत खराब हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ा है। तो क्या ये इंटरनेशनल सतह पर वेस्टर्न जो हेजेमनी थी उसके खात्मे को कबूल करना है, या ये फिर मैं वही कहूंगा कि एक अच्छे सियासतदान की तरह से हकीकत को मान लेना है? क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में वेस्टर्न हेजेमनी और दूसरी हेजेमनी का जिक्र करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न हेजेमनी तो आप एक वर्ड है, उसके अंदर फिनेंस आता है वगैरह वगैरह। ईस्टर्न हेजेमनी जो चाइना है, उसमें भी इंटरनेशनल फिनेंस नहीं आ रहा है, ट्रेड आ रही है, वेपनरी आ रही है, मगर चाइना इकोनॉमिक पावर अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ना जापान के लिए, ना कोरिया के लिए, ना वियतनाम के लिए, ना इंडोनेशिया के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए, ना बांग्लादेश के लिए, किसी और के लिए अभी वो इकोनॉमिक आया नहीं है। आपस में इतनी बैंकिंग, ट्रेड, शेयर बाजारी, वॉल स्ट्रीट यहाँ पर अभी है नहीं।
रशिया में थी एक बारी जब रूबल ट्रेडिंग होता था। अभी हम यहाँ पे युआन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं कल, कौन जानता है, मगर आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं। मगर जैसे जब वेस्ट की अगर बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, आप ही की चैनल पे एक बार हम लोगों ने जिक्र किया था डीप स्टेट का। अमेरिकी डीप स्टेट का क्या हित में है? डीप स्टेट को चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, कौन प्रेसिडेंट है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। डीप स्टेट को फर्क पड़ता है ओवरऑल बिजनेस इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे हम कबूल करेंगे। अब एक छोटी सी बात लेते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हवाई जहाज दोनों साइड के गिरे। कई लोग कहते हैं पाकिस्तान के कम गिरे, हिंदुस्तान के ज्यादा गिरे। कई लोग कहते हैं कि इस लड़ाई में चाइना ने अपने हथियार टेस्ट किए और उसके हथियार बहुत अच्छे रहे, फ्रांसीसी हथियारों के खिलाफ और अमेरिकी हथियारों के खिलाफ, मिराज वगैरह के खिलाफ। तो अभी अगर वो सच है बात कि चाइनीज हथियार 6th जनरेशन के हथियार जो उसने दिखाए थे अपनी एनुअल परेड में, अगर वो हथियार वाकई इतने अच्छे हैं, तो डीप स्टेट जो अभी तक इन्वेस्ट कर रहा था जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स में, एवियोनिक्स में, जो नए उनके फाइटर्स हैं, स्टार फाइटर्स, ये फाइटर वो फाइटर, वो तो पैसा सारा रुक जाएगा। उनको पूरा अपना चेंज करना पड़ेगा वेपनरी, ताकि चाइना के मुकाबले की वेपनरी ला पाए। वहां पर अब देखिए उनके पास अब दो ही रह जाता है, एक कि अपना विज्ञान, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार एकदम अप टू डेट लाओ, एक जनरेशन गैप लाओ, उसके लिए पैसा ढूंढो। दूसरा, जो अभी तक आप हथियार बना चुके हो, जिनको आप हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, यूरोप को, यूक्रेन को, इजराइल को नहीं बेच पाए हो, उनका क्या करोगे भाई? उनको निकालो। तो डीप स्टेट के इंटरेस्ट कई बारी वॉशिंगटन डीसी के इंटरेस्ट से फर्क हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपकी महफिल में कहना मांगता हूं कि अभी डीप स्टेट खतरे में नहीं आया है, क्योंकि चाइना अभी डीप स्टेट नहीं बन पाया है। चाइना पॉलिटिकल पावर है, चाइना आइडियोलॉजिकल पावर है, चाइना इकोनॉमिक पावर है, चाइना डिफेंस पावर है, रीजनल पावर है, मगर अभी डीप स्टेट नहीं बन पाया कि जाके मेक्सिको की राजनीति चेंज करते, कनाडा की राजनीति चेंज करते, चिली को अचानक अपना साथी बना ले। ये अभी उसकी हिमाकत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पास दूर तक जाने के जहाज नहीं है, पानी के जहाज नहीं है, बना रहा है बड़ी तेजी से, मगर है नहीं। हिंदुस्तान के हिंद महासागर में आ चुका है, शायद गल्फ के एरिया में भी जा पाए, मगर इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उधर से रशिया से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो नॉर्थ पोल को नहीं क्रॉस करेगा। तो चाइना अभी उस ताकत में नहीं आया है कि अमेरिकन डीप स्टेट को चैलेंज कर पाए। ये हमको ध्यान में रखना है। अमेरिका के डीप स्टेट को चैलेंज करने की हालत में चीन नहीं आया है। अच्छा, इस दरमियान कुछ और भी वाकयात हो रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने देखा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, उसके बाद फिर खबर आई कि वो वहां इन्वेस्टमेंट समिट भी हुई है, उसमें ट्रंप भी मौजूद थे, मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। फिर ये भी खबर आई कि F-35 की डील हुई, और एक अंग्रेजी का मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रंप ने, प्रेटी सेम, यानी जो हम इजराइल को दे रहे हैं वही हम सऊदी अरब को भी दे रहे हैं। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने फौरन नेतन्याहू को बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब कुछ नहीं दे रहे सऊदी अरब को, डिग्रेडेड देंगे, उसमें चाबियां अपने पास रखेंगे। ये सारी चीजें आई। इस बीच में नॉर्मलाइजेशन का मामला भी सामने आया, फिलिस्तीन स्टेट का रास्ता हमवार किया जाए। अब फिलिस्तीन 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं होती, अब कहा जाता है रास्ता बन जाए, पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये जो तब्दीलियां, चेंजेस बहुत तेजी से ये आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एप्स्टीन फाइल से शायद नाम हटवाने की कोशिश में गए थे मोहम्मद बिन सलमान। क्या आप इस विजिट को कैसे देख रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान के लिए एप्स्टीन फाइल का कोई मुद्दा नहीं है। एप्स्टीन फाइल में नाम आए या किसी और में नाम आए, सऊदी अरेबिया में उनकी बेइज्जती नहीं होगी। उनकी नाक सऊदी अरेबिया में तो कोई नीचे कर नहीं सकता है। MBS को जो वेलकम मिला, बहुत चौंकाने वाला वेलकम था। उनके दादाजान को शायद ना मिला हो कभी। एकदम आप हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि अब सिर्फ क्राउन प्रिंस ही है टेक्निकली तो ना, और डिफेंस मिनिस्टर है आप। तो
हद से ज्यादा बढ़कर उनको किया गया है। ये सऊदिया को एक तरीके से इनाम है। सऊदिया ने जो इजराइल की मदद की है, सऊदिया ने जो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और इजराइल की जो जातियां थी, ईरान के खिलाफ की जो जातियां थी, उसमें कुछ बोल सकता था, कुछ टोक सकता था, नहीं किया। तो ये क्या कहूं इसको मैं, ये तो नहीं कह सकता कि सऊदी अरेबिया का बाकी अरब देशों के प्रति गद्दारी का इनाम है, मगर कुछ सख्त तो ये है, ये तो बात सच है। सऊदी अरेबिया पिछले 15-20 साल से अमेरिका के बहुत नजदीक है, इजराइल से बैर नहीं है, फिलिस्तीनियों से प्यार नहीं है, ये तो बातें सभी जानते हैं। अब ये बात बिल्कुल खालिश हो गई, साफ आ गई है कि जैसे हम मानते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, एक और देश मिडिल ईस्ट के, अब अमेरिका डीप स्टेट इनको अपना दोस्त मानती है। साउथ एशिया में अपनी पॉलिसी के लिए, मिडिल ईस्ट में अपनी पॉलिसी के लिए, ईरान के खिलाफ अपनी पॉलिसी के लिए, रशिया के खिलाफ अपनी पॉलिसी के लिए, तेल के प्राइसेस का दाम स्थिर रखने के लिए पॉलिसी में। सऊदी अरेबिया अभी भी तेल प्रोड्यूसर का मेजर है, तेल एक्सपोर्टर्स का मुखिया एक तरीके से कहा जा सकता है। तो हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, तो उसमें एक्सॉन भी आता है। अमेरिकन कम सऊदी अरेबिया अगर 2 पैसे कमाता है तो उसमें से 1.5 पैसा अमेरिका को जा रहा है, ये तो आप मान के चलिए। और बाकी जो पैसा आधा बचा है उसमें से आधा रजवाड़े में जा रहा है, बाकी डेवलपमेंट में जा रहा है। तो कितना हिस्सा अमेरिका को जा रहा है, वॉल स्ट्रीट को जा रहा है, यहूदियों को अमेरिका में जो रहते हैं उनको जा रहा है, ये तो आप और मैं अंदाजा ही लगा सकते हैं। वहां तक हम लोगों को गिनती भी नहीं आती होगी, हम गरीब हिंदुस्तानियों को तो गिनती भी नहीं आती होगी वहां तक की। तो ये तो सब है। अब एक और जो बात है कि इन डेवलपमेंट्स में से जहाँ पे हमको कुछ हद तक अपने लोगों को जलील करना चाहिए था कि वो जीनोसाइड में शामिल हो गए हैं, वो हमारी ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई लगता है सऊदिया की वजह से और वजहों से। और मेरा ख्याल है यहाँ की सिविल सोसाइटी को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसा महात्मा गांधी का देश, जवाहरलाल नेहरू का देश, किस दूर दूर से भी जीनोसाइड में शामिल ना हो। ये हम लोगों की दुआ भी है, प्रार्थना भी है, अपनी सरकार से भी और लोगों से भी, जो एनआरआईज हैं, जो प्रेशर डाल सकते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर। और यहाँ पर अब इंडस्ट्रीज की बात आई तो एक बात हल्के से और भी आई है, अदानी को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। तो उसमें बुश अब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो आजकल हिंदुस्तान में है, एक अमीरजादे की शादी में, वो कल, आज हल्दी की रस्म है, कल वो किससे मिलेंगे? अदानी से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे अदानी से मिलेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अदानी के खिलाफ दफा 302 के अंतर्गत लगाया हुआ है कुछ। जी 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 ये बहुत ही दिलचस्प बात होती है। देखिए, ट्रंप के बेटे सरकार में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ काम करके जाएंगे। वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसे कहा जाता था, तकरीबन वो उस किस्म की कोई चीज होगी जिसका आपने जिक्र किया। अच्छा, इस सब के दरमियान जब हम गाजा के इसको सीज फायर को देखते हैं और रोजाना की वायलेशंस इजराइल की तरफ से जो हो रही हैं, वो गाजा में भी और लेबनान में भी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब जंग वाकईन रुकी हुई समझी जाए, बड़ी एस्केलेशन नहीं होगी, क्या ऐसा समझा जाए, या बिल्कुल ये टेम्परेरी ये पॉज है जो फिर जंग में बदल जाएगा? क्या आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, उस सिचुएशन को? हिंदुस्तान के जो फॉरेन ऑफिस की पे निगाह रखते हैं, वेस्ट एशिया पे निगाह रखते हैं, वो कमिट नहीं करना मांगते हैं कि जंग रुक रही है या क्या हो रही है। क्योंकि इजराइल ने अपने लोगों को, अपनी प्रेस को, अमेरिकी की प्रेस को कई बार धोखे में रखा है, कहा कुछ नहीं करेंगे, फौरन कर दिया। एक बात जो खतरनाक आ रही है हम लोगों की महफिल में दिल्ली में, वो ये आ रही है कि जो लेवरेज था थोड़ा बहुत इजराइल के ऊपर, वो खत्म हो गया है। आज की तारीख में कोई यहूदी फिलिस्तीनियों की कैद में नहीं है, हमास की कैद में नहीं है, शायद लाशें भी ना हो उनके पास।
फिलिस्तीनी अभी भी कई कुछ तादाद में इजरायली जेलों में है। अब जब कोई हमारे पास भाषा नहीं रहा इजरायल के ऊपर प्रेशर डालने का, अलावा इसके कि हमास या कोई और या लेबनान से या और यमन से रॉकेट इजरायल पे दोबारा बरसाए जाएं, अब आगे कोई चारा इजरायल के ऊपर इमीडिएट अटैक का तो दिखता नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर थर्ड कंट्रीज के थ्रू डालना पड़ेगा, ईरान के थ्रू डालना पड़ेगा, अमेरिका के थ्रू डालना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी के थ्रू डालना पड़ेगा, कनाडा के थ्रू डालना पड़ेगा, इंग्लैंड के थ्रू, सारे जो देश जिन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया उनके थ्रू डालना पड़ेगा। तो हमास का आज की तारीख में डायरेक्ट एक्शन की ताकत, कुव्वत, हथियार उतने नहीं है जो 1 साल पहले थे या 6 महीने पहले थे, और उतने तो है ही नहीं जो 3 साल पहले थे, जिसमें वो ये हिमाकत कर सकता था कि इजरायल को एक सबक सिखा पाए, जो उसने सिखा दिया। आयरन डोम के ऊपर अब इजरायल का भी भरोसा नहीं है ना। बिल्कुल नहीं तो चुप रहता, पकड़े देता लोगों को, मारो कुछ भी करो, तो उसको भाव कुछ नहीं है। तो आज की तारीख में ये मानना कि इजरायल के ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है मुश्किल है। आज का इजरायल बिना दबाव के है। और ये मैं आपको बता दूं आप ही के चैनल पे कि अगर ये न्यूयॉर्क भी जाता है तो इसको इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको याद है कि न्यूयॉर्क में यूएनओ में जिसकी बात आप कर रहे थे, वहां पे और तो कोई नहीं, पैलेस्टीन के बड़े नेता अराफात गए थे बोलने, और कमर के ऊपर पिस्तौल लगा के गए थे, कैफिया पहन के गए थे। फिडेल कास्ट्रो आए थे, पिस्तौल लगा के आए थे। इनको, फिडेल कास्ट्रो को तो सिर्फ ये नहीं था कि उनके दिमाग, उनके सर के ऊपर बूटी है, ये नहीं था, उनको तो दर्जनों बार जहर खिलाने की कोशिश की गई थी, दर्जनों बार उन पर गोली चलाई गई थी, दर्जनों बार उनके ऊपर रॉकेट के अटैक हुए, तो बच गए, बचते गए। वो अल्लाह मियां ने जितने दिन दिए थे उतने दिन जिए और बुढ़ापे में मरे। किसकी और की हिम्मत थी कि अमेरिका के पूरे खिलाफत करते हुए जिंदा रह जाए। अयंदे को चिली में मार दिया गया था। तो ये हम लोग भी नहीं, ममदानी भी नहीं कह सकते कि मैं पकड़ लूंगा। लेकिन तो अच्छा, मुश्किल है जी। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। अब अगर कंक्लूड करते हुए आप कुछ बता सकें कि जो ये इंटरनेशनल सूरत हाल है, इस दरमियान कहीं कोई दूर दूर तक कोई इम्कान आपको लगता है कि फिलिस्तीन के हक में कुछ सरकारें वाकईन नेतन्याहू पर या इजराइल पर कोई दबाव डालेंगी, या सब अपनी अपनी स्किन बचाते हुए वो जो रिकॉग्निशन था फिलिस्तीन स्टेट का, वो भी सिंबॉलिक ही था, या वाकईन इसके कोई मीनिंग थे? अगर आप 1-2 मिनट में कुछ अगर किसी के पास आज की तारीख में थोड़ा सा भी लिवरेज है और जिनकी एक्सेस व्हाइट हाउस तक है, तो वो वही पुरानी एक्सेस है, चाइना, मॉस्को और ईरान भी आप मिला के चलिए। इन तीनों देशों के पास चाबी है कि किस तरीके से वो इजराइल का कहर कम कर पाए, किस तरीके से पैलेस्टीन को मदद कर पाए, किस तरीके से अमेरिका को कह पाए कि जो आपकी नेटो की डील है, जो तेल की डील है, जो इंडियन ओशन में डील्स कर रहे हैं आप, पावर बैलेंस की बात कर रहे हैं चाइना से, छुपे या खुले में, उनके लिए, उनके रहते हुए आप पैलेस्टीनियंस को भी जीने की मौका दें। उससे पूरी दुनिया का फायदा होगा, मिडिल ईस्ट का फायदा होगा। मिडिल ईस्ट पे फायदा हुआ तो समुद्री जहाजों के जाने के रास्ते पे जो खतरा बना हुआ है वो कम हो जाएगा। जो छोटे मोटे देशों के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाते हैं वो उड़ पाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बड़ा बूस्ट मिल पाएगा और एक तरीके से सबों की नाक बच जाएगी, सबों की साख बच जाएगी। जी जी जी, इस तो सबों की साख बचे, नाक बचे, दुनिया ठीक ठाक चलती रहे। तो वही फॉर्मूला जो आपने बताया कि दोनों ट्रंप और ममदानी मुलाकात हुई, वो भी एक तरह से वही एडजस्टमेंट ही थी। और अब ये बाकी मुल्कों को भी समझदारी से काम करना चाहिए
ताकि सबकी नाक भी बच जाए, खैरियत भी रहे और फिलिस्तीनियों को कुछ हक भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमारे लिए वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।